आज का ये वीडियो पूरे YouTube पर पहला वीडियो है जिसमें क्लास 10 के मैथ के टोटल चैप्टर को एक ही वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से टिप्स और ट्रिक की सहायता से एक अच्छे टेक्निक से समझाया गया है, जिससे आप मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस वीडियो से इतना मदद जरूर मिलेगा जिससे आप 100% ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे, साथ ही साथ आप सब्जेक्टिव प्रश्न को भी बहुत ही आसानी से बना लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो है 400 से अधिक जो है सूत्र, टिप्स या ट्रिक समझने वाले हैं, जिससे हम ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। अब आप ये 400 नंबर जो देख रहे होंगे कहेंगे कि ये याद कैसे होगा। तो देखिए, सूत्र को याद करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। हमने जो है ट्रिक के माध्यम से इसे समझाया है। ट्रिक के माध्यम से आप सूत्र भी याद कर लेंगे और ट्रिक के माध्यम से प्रश्न भी बनाएंगे। कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। चलिए हम क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, इसके जो है हम पहले बिंदु को देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ थे और उन्होंने जो है विभाजन यानी भाग से संबंधित एक प्रमेयिका दिया, एक तथ्य दिया, है ना, उसे ही कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो है दो धनात्मक संख्याओं जैसे a और b, दो धनात्मक संख्या दिए गए हों तो उसके लिए जो है एक संबंध होता है a बराबर BQ प्लस R, जहां शर्त होता है 0 से बड़ा और बराबर होगा R और ये जो है b से छोटा होगा। आइए हम समझते हैं कि a बराबर BQ प्लस R जो है वो विभाजन से संबंधित प्रमेयिका कैसे है। तो विभाजन यानी भाग होता है, तो हमने जो है इसे भाग के रूप में लिखा है। यहाँ पर b से जो है a में भाग दिया जाता है तो q प्राप्त होता है और यहाँ जो है r प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिससे हम भाग देते हैं वो जो है भाजक होता है, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जिसमें जो है हम भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, उसे हम जो है भाज्य कहते हैं। और यहाँ पर जो प्राप्त होता है ये भागफल होता है, ध्यान दीजिएगा, भागफल होता है। और जो है नीचे यहाँ जो प्राप्त होता है आर, ये जो है आपका शेषफल है ना, शेषफल है। तो अब जो है इसको हम देखें, इस संबंध को देखें, तो इस संबंध में ए जो है भाज्य हो गया, बी जो है भाजक हो गया, क्यू जो है यहाँ भागफल हो गया और आर जो है शेषफल हो गया। तो ये सूत्र आपका क्या बन गया? ये सूत्र ये बन गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल जोड़ शेषफल। तो ये सूत्र तो आपने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा, है ना। इसी का जो है एक सांकेतिक रूप है a बराबर BQ प्लस R। इसका प्रयोग करके जो है हम दो धनात्मक संख्याओं का HCF निकालते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का पूरा संख्या होना चाहिए। अब बात आती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न क्या आता है। तो लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें, 2 नंबर के प्रश्न की, तो वो आता है HCF निकालने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम दो धनात्मक पूर्णांकों का जो है HCF ज्ञात करते हैं। तो ये तो 2 नंबर का प्रश्न आ गया। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आया भी है पहले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का संबंध क्या है ना। तो वो होता है a बराबर BQ प्लस R। ये भी आता है। ऐसे भी प्रश्न देता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ प्लस R, तो इसका शर्त होता है। तो शर्त इतना भी ऑप्शन में दिया रहता है तो हमें चुनना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 0 से बड़ा और बराबर होता है R और ये जो है 20 से छोटा होता है। इसे हम भाग के द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 से भाग हम दे रहे हैं 13 में, राइट। तो 5 दूना 10 हो गया, तो यहाँ पर शेषफल जो है R, ये 3 बचा। तो यहाँ समझिएगा, ये शेषफल जो है छोटा से छोटा 0 आ सकता है, मतलब कम से कम 0 आ सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, तो वो 5 से कम ही आएगा, मतलब इससे कभी भी कम आएगा। जिससे भी भाग देते हैं उससे कम आएगा यहाँ पर शेषफल।
तो वही यहाँ पर बोला गया है कि जीरो भी हो सकता है शेषफल और जीरो से बड़ा हो जाएगा शेषफल, और किससे छोटा होगा तो ये बी होता है, मतलब जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होगा। तो यही ये शर्त है। तो इससे जुड़ा हुआ यही प्रश्न आते हैं और नए प्रश्न आ भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम भाजक कहते हैं। तो ये पूछ सकता है कि ए क्या है, बी पूछ सकता है कि क्या है। तो बी जो है आपका भाजक है और क्यू जो है भागफल है और आर जो है शेषफल है। तो यही प्रश्न इससे जुड़ा हुआ आ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न निश्चित रूप से आता है, पूछता है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, या फिर इसको नेगेटिव कर देता है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। या ये भी पूछता है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो जो अपरिमेय संख्या नहीं होगा वो परिमेय संख्या होगा। कुल मिला के इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आता है उसमें आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान पता है तो आप सारे क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसानी से दे लेंगे। तो हमने कुछ उदाहरण लिया है जिसके बेस पर हम तय करा देंगे कि कौन जो है परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा की बात आती है तो जिस संख्या को p बटा क्यू के रूप में बदल सके या पहले से ही p बटा क्यू के रूप में हो, मतलब बट्टा में हो या फिर हम बट्टा में बदल सकते हैं, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ 7 है तो हम 7/1 कर सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। कुछ कन्फ्यूजन बच्चों में होते हैं, मैं दूर कर दूंगा आगे चलकर। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि √5 है तो हम √5 को भी √5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी तो आपका p बटा क्यू के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि p और q जो है पूर्णांक होता है, यानी पूरा पूरा अंक। पूरा पूरा अंक किसे कहते हैं, तो 1, 2, 3 ये अनंत तक जाएगा, या फिर ये संख्याएं माइनस में हो, है ना, तो ये जो है पूरा पूरा अंक होता है, राइट। लेकिन यहाँ √5 जो है ये पूरा पूरा अंक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं होता है ना, तो पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसे जो है अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये परिमेय संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर p जो है ये p का मान जो √5 है ऊपर वाला, तो ये जो है पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक होना चाहिए। तो परिभाषा में ये बात आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि p बटा क्यू के रूप में कोई संख्या है जहाँ p भी पूर्णांक होता है और q भी पूर्णांक होता है, यानी पूरा पूरा अंक होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। 0 है तो हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा कि p बटा क्यू यदि है तो इसमें q कभी 0 नहीं होता है। अगर हर 0 हो गया, ऊपर 0 हो नहीं हो इससे मतलब नहीं है, अगर हर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम ये देखते हैं 2.45, तो इसे भी हम बट्टा के रूप में बदल सकते हैं, भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। माइनस में कोई संख्या दशमलव में हो तो इसे भी हम p बटा क्यू के रूप में यानी बट्टा में बदल सकते हैं, तो ये भी जो है परिमेय संख्या है। 0.34 इसे भी भिन्न में बदल सकते हैं, मतलब बट्टा में, तो ये भी परिमेय संख्या है। 7.333 इसे हम लिख सकते हैं 7.3 पर रेकरिंग, तो रेकरिंग वाले संख्याओं को भी हम बट्टा के रूप में यानी p बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे 7/3, तो ये पहले से ही भिन्न में है यानी p बटा क्यू के रूप में, तो ये परिमेय संख्या है। -4/5 ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए √2 से √2 कट जाएगा, अगर ऐसा है तो 7 बच जाएगा, तो 7/1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ है 3 + √5 - √5, तो ये +√5 से -√5 कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो 3/1, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। यहाँ देखें 48/75, ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ रूट जो है 48/75, यहाँ देखने से ये लगता है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन देखिए कटने वाला है। 16 × 48 और 25 × 75, तो 16 का वर्गमूल कितना 4 और 25 का वर्गमूल कितना 5, तो ये 4/5 जो है ये परिमेय संख्या हो गया। तो इस प्रकार आपको पहचानना होगा, कुछ कैलकुलेशन के द्वारा जो है रूट हट जाता है तो वो जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ 3 π/π की बात करते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई के साथ गुणा में कोई संख्या लगा हो या भाग में हो तो वो भी अपरिमेय होता है। तो इस प्रकार यहाँ ये अपरिमेय नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, पाई हट गया
मतलब 3 आ गया तो 3/1, ये जो है एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह जो है आपको पहचान करनी होगी बारीकी से, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न निश्चित रूप से आता है। चलिए हम अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं कैसे संख्याएं होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें। तो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि सभी बच्चे देखकर आसानी से समझ लें और परीक्षा के एक दिन पहले जो है इसे ज़रूर देख लें, ताकि आप परीक्षा में जो है जाकर आसानी से उसे जो है सॉल्व करके आएँ और पेपर में 100 में 100 करके आएंगे। तो ये आप वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन पूरा मैथ इसमें कवर किया गया है। देखिए ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो ही रहा है, लेकिन इसमें जो भी सूत्र आ रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, तो उससे आप सब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाएंगे, क्योंकि सूत्र पता हो तो आप 70-80% तो प्रश्न बना ही सकते हैं। और इसमें जो है ज़्यादातर सूत्र की ही चर्चा की गई है और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए ये सब चर्चा हो रही है। चलिए हम अपरिमेय संख्या को समझते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। और p/q के रूप में नहीं बदलने का मतलब ये भी ध्यान रखिएगा, आप √5 को यहाँ कह रहे होंगे कि √5/1 लिख दे, तो ये p/q के रूप में नहीं हुआ, क्योंकि p पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पूर्णांक नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर √20 की बात करें तो इससे कुछ संख्याएं निकलेंगी। जैसे 20 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 दूना 4×5 = 20 होगा, है ना। तो 2 तो निकल जाएगा, 2 के बदले 1 2, और रूट के अंदर जो है 5 बचेगा। तो यहाँ भी रूट है, यानी ये अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन अगर 22/7 इसके बदले लिख दे तो ये जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। π/3 एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए दशमलव में ऐसी संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर 1.3 फिर 3 2 0, फिर 3 3 0, फिर 3 4 0, फिर 3 जो है 5 0, ऐसे ऐसे जीरो की संख्याएं जो है बढ़ती जाएंगी। तो इसे हम p/q के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं और भी हो सकती हैं, जैसे 1.722 ऐसे ये बढ़ते जाएगा 2 की संख्या। तो इसे भी हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो ऐसी अपरिमेय संख्याएं बहुत हो सकती हैं। तो इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न निश्चित रूप से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये सब आप समझते चलिए। 3 + √5 की बात करते हैं तो 3 + √5 जो होता है, यहाँ देखिए प्लस में √5 लगा हुआ है, ये किसी कैलकुलेशन के द्वारा हट नहीं रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार जो है 4 - √3 जो है अपरिमेय संख्या है। 8 √7 भी अपरिमेय संख्या है। √11/2 यहाँ भी रूट नहीं हटेगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने अच्छा से समझा कि परिमेय संख्या कौन होगा और अपरिमेय संख्या कौन होगा। अब मुझे लगता है कि आपको इससे जुड़ा हुआ प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसमें कोई प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। बहुत मेहनत करके जो प्रश्न पीछे आए हैं उन सबको देखकर जो है आसान तरीके से मैंने इन सब चीज़ों को रखने का प्रयास किया है, जिससे आप जो है बहुत ही कम समय में आसानी से तैयारी कर लें। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब जो है शांत अशांत की बात आती है। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार से जुड़ा हुआ भी प्रश्न आता है और आएगा निश्चित रूप से। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो बिना भाग दिए हम तय कर लेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो कुछ कंसेप्ट है, कुछ बातें हैं जो हम समझ लेते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो चलिए हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले कोई भिन्न अगर p/q के रूप में दिया हो तो उसे जो है सरलतम रूप में कर लेंगे। सरलतम रूप ध्यान देंगे। अब सरलतम रूप क्या होता है? मतलब जैसे यहाँ 25/30 है तो ये कटने वाला है तो कटा लेंगे। जैसे 6×5 = 30, 50 25 5/6 अब नहीं कटेगा, तो ये जो है 25/30 का सरलतम रूप है। ओके, अगर पहले से ही 5/6 दिया हो तो ये कटेगा ही नहीं, तो सरलतम रूप में है। तो पहले से सरलतम रूप में हो तो सरलतम रूप में करने की जरूरत नहीं है। अगर सरलतम रूप में नहीं है तो आप उसे सरलतम रूप में कटा के कर लीजिए। अब इसके बाद ये नियम लागू होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान ये नियम मैं बता देता हूँ, जिससे जो है आप तय कर पाएंगे कि किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है और किसका जो है अशांत है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हमने सरलतम रूप देख लिया और इसके बाद जो है यहाँ p का p और नीचे जो है q में सिर्फ 2 का गुणा आए फैक्टर। ठीक है, सिर्फ 2 q में जो
और नीचे क्यू की बात करते हैं, क्यू यानी हर में जो है, हर का ही ध्यान देना यहाँ पर, हर के फैक्टर में, अंश के फैक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है, हर के फैक्टर में 2 आता है, 1 2 आए चाहे अनेक 2 आए, इससे मतलब नहीं है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्लियर करते जाइएगा। इसके अलावा कुछ भी आए अशांत होगा। तो 3 चीजें हैं, 3 बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात आपका है पी बटा हर में 1 5 आए चाहे अनेक 5 आए, कईयों को 5 आए, ठीक है ना, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और यहाँ तीसरा, तो ये आपका p बटा 1 2 या फिर कई 2 भी रह सकता है और कई 5 भी रह सकता है, मतलब 2 5 मिला के आए, चाहे सिर्फ 5 आए चाहे सिर्फ 2 आए, हर में इतना आता है तो इन सबका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा यदि संख्याएं हर में आती हैं, कोई भी संख्या, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इसके बेस पे देखिए कितनी आसानी से हम कर पा रहे हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक से आप तय कर पाएंगे। और देखिए कम से कम समय, और देखिए परीक्षा में समय का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, और देखिए परीक्षा में समय का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर कम समय में आप कर पाते हैं किसी भी प्रश्न को, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि समय बचेगा तो उसमें जो है कुछ प्रश्न आपको नहीं आ रहे होंगे, कठिन होंगे, तो उस पर थोड़ा सा समय दीजिएगा तो वो भी बन जाएगा। और परीक्षा में समय की कमी ज़रूर होती है, आप परीक्षा दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि समय की कैसे कमी होती है। पेपर मिलता है और वो लोग लेते हैं तो उसमें भी वो आधा घंटा समय तो वही खा जाते हैं, तो आपको आधा घंटा कम ही समय मिलता है, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आपको पेपर में कम से कम समय का उपयोग करना होता है, तो इसके लिए ट्रिक जरूरी है। मैथ में तो बहुत परेशानी होती है समय को लेकर, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। जैसे अब देखिए 17/8 कैसे हम तुरंत पहचान के बताते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यहाँ 17/8 लिखते हैं, तो 17/8 ये तो कटने वाला नहीं है, तो पहले से सरलतम रूप में है। तो अब हर के फैक्टर करने हैं हमें, 17 का 17, 8 का फैक्टर होगा 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए सिर्फ 2 आया है हर में, तो सिर्फ 2 आएगा तो शांत होगा। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ 25 है, कटने वाला नहीं है, 9/25, तो वो सरलतम रूप में पहले से है। अब 25 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणे 5, तो हर में सिर्फ 5 आया तो भी शांत हुआ। 11/100 की बात करते हैं, तो 100 का फैक्टर कीजिएगा, तो इसका भी ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर 1 पर 0 है, 1 पर ध्यान दीजिएगा, 1 पर 0 है 2 गो, तो इसका फैक्टर करने के लिए देखिए 2 गो 0 है तो 2 गो 2 और 2 गो 5। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 2 2 और 2 5 आया, तो हर में 2 5 मिला के हो तो भी दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। तो ये भी शांत है। यहाँ देखिए कुछ कन्फ्यूजन होता है, उसको मैं दूर करता हूँ। यहाँ 15 है, तो 15 का फैक्टर कीजिएगा तो 3 गुणे 5 होगा। अब कहिए हर में 3 आ गया तो अशांत है, लेकिन देखिए इसे पहले सरलतम रूप में करना था, हमने नहीं किया, वो गलती है हमारी। तो 2 तियाँ 6 और 5 तियाँ 15। अब देखिए 3 तो खत्म हो गया ना, अब जो है 2/5 आ गया, तो हर में सिर्फ 5 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो पहले हमें भिन्न को सरलतम रूप में करना अति आवश्यक है, उसके बाद ही ये नियम लागू होता है और बहुत ही आसानी से तय कर पाएंगे। इसको भी कटाते हैं, तो 3 7 21 और ये 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 और 16 तो बलुता से होता है, तो ये 16 हो जाएगा, तो 3/16। अब 16 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो सिर्फ 2 आया हर में, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ हम देखते हैं तो 2 का पावर 5 है, मतलब 2 है, और 5 का पावर 3 है, यहाँ 7 पावर 3 है। अगर ये 2 और 5 होता तो शांत होता, लेकिन ये 7 पावर 3 है, लेकिन कट भी रहा है। यहाँ देखिए 343, 7 का 3 बार गुना कीजिएगा यहाँ, तो 7 7 49 7 343 ही होगा, राइट। तो ये तो कट जाएगा 343, और ये तो ये कट के खत्म हो गया। तो अब हर में सिर्फ 2 और सिर्फ 5 बचा, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ तो ऐसे भी कई बार दिया है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हर में सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 का पावर है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ जो हमने शांत का कंसेप्ट दिया है, जो बातें यहाँ लिखी है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार अगर इसे समझ लेते हैं आप, तो आपको जो है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आसानी से बन जाएगा, इसमें छूटने वाला नहीं है। चलिए 5/13 को करते हैं, तो यहाँ तो हर में 2 5 है ही नहीं, 2 5 होता भी अगर 13 आता तो अशांत होता, तो ये निश्चित रूप से अशांत है। यहाँ देखते हैं 7/6 है, 6 का फैक्टर 2 तियाँ 6, 2 तो है लेकिन इसमें 3 एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसका भी दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, अशांत होगा। तो ये सब अशांत हमने लिखा है और आपको समझा देता हूँ जिससे आपको
कुछ कन्फ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएंगे। हर का फैक्टर कर लेते हैं 60 का। देखिए 60 का फैक्टर करना कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 का 2 3 6 होता है, और एक जीरो है तो एक जीरो के बदले 1 2 और 1 5 ऐसे ही फैक्टर किया जाता है। तो हर में 2 2 5 है, ठीक है, लेकिन 3 आ गया है जिसके चलते जो है अशांत है। इसी प्रकार यहाँ 15/9 कटेगा भी, 5 3 15 और 3 3 का 9, फिर भी हर में 3 रहेगा तो ये जो है अशांत है। फिर ये 12/343 की बात करते हैं तो नीचे जो है 343 है, तो 343 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 7 7 49 7 343, तो इसमें भी 7 आ गया तो इसका भी अशांत हो गया। 41/81 की बात करते हैं तो 81 का होगा 3 3 का 9 3 27 3 81, 4 को 3 आ गया तो निश्चित रूप से अशांत होगा। 125/2 पावर 4 है, 3 पावर 4 है, तो यहाँ देखिए कटने वाला तो है नहीं, 3 पावर 4 यहाँ आ गया है जिसके चलते जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। तो मैंने आपको इतना समझा दिया, और शांत अशांत से जुड़ा हुआ सारे प्रश्न बहुत ही अच्छा से आप बना लीजिएगा, मैं समझता हूँ इस बात को। तो हम 4 नंबर देखते हैं HCF और LCM से जुड़ा हुआ। देखिए इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या फिर आप लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न बहुत सारा आता है, जैसे दे देगा कि मौसौ लौसौ का गुणनफल 1250 है, तो आप पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल बताइए। तो मौसौ लौसौ का गुणनफल पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा, 1250 ही हो जाएगा। ऐसे भी दे देता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 1800 है, तो आप बताइए कि उन दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल कितना होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके HCF और LCM यानी मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर ही होता है, तो वो भी 1800 ही हो जाएगा। उत्तरीय प्रश्न में आता है दो संख्याओं का लौसा दे देता है और कहता है कि दो संख्याओं का मौसा निकालिए, तो इसी सूत्र से निकलेगा। दो संख्याओं का मौसा दे देगा और कहेगा कि लौसा निकालिए, तो वो भी जो है इसी प्रश्न से बनेगा। और ये कई बार सूत्र भी आ जाता है, और सूत्र के जगह पर ऐसा भी संबंध आ जाता है, मैं लिख देता हूँ एक बार। तो पहली संख्या को अगर A मान लें और दूसरी संख्या को B, तो ऐसे भी लिखा रहता है A गुणे B, और जो है यहाँ पर LCM तो वहाँ LCM और ऐसे लिखा रहता है A, B, मतलब AB का LCM गुणे HCF और किसका, ये AB का A, B। तो ऐसे भी सूत्र लिखे रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जुड़ा हुआ एक और चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेयिका का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। तो ये मैंने पहले भी जो है हम चलते हैं द्विघात बहुपद में। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद में पहला है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है या फिर हम मानक रूप कह सकते हैं वो होता है AX + B। यहाँ पर A बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, अगर A 0 हो गया तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा, तो फिर ये जो है रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें से चर ही खत्म हो जाएगा। और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर का घात कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पर x का घात कुछ भी नहीं है तो 1 है। चलिए शून्यकों की संख्या की बात करते हैं, मतलब इसमें x का मान, तो x का मान जो है 1 ही निकलता है, और यहाँ पर निकाल के भी दिखाया गया है, जैसे मैं यहाँ निकाल भी देता हूँ। AX + B बराबर, इसका शून्यक निकालना है तो बराबर 0 करेंगे। अब AX का AX, B जाएगा दूसरी तरफ तो -B, और x जो है x बराबर ये -B, A जो है गुणा में है जाएगा तो भाग करेगा, तो -B/A हो गया। तो यहाँ शून्यक भी निकल गया, -B/A माइनस अचर पद बता x का गुणांक। तो इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है, जैसे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप दे सकता है, या फिर रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछेगा तो 1 होगा। और यहाँ शून्यक अगर पूछ दे कि अगर रैखिक बहुपद इतना है तो शून्यक का होगा, तो इतना बराबर 0 करके जैसे हमने निकाला वैसे निकाल लेंगे। और ये हमने सूत्र भी लिख दिया है इसका, -B/A, और ये माइनस अचर पद इस रूप में लिखा हो तो माइनस अचर पद, मतलब ये जो है अचर पद होता है जिसमें XY नहीं है। और x का गुणांक, A जो है किसका गुणांक है, तो x के AX लिखा है तो मतलब x के साथ गुणा में लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं गुणांक। तो ये x का गुणांक है, तो वहाँ x का गुणांक लिखा गया। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है AX² + BX + C होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी A बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा तो x² वाला पद ही खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो फिर BX + C बचेगा, तो BX + C रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ A बराबर नहीं होना चाहिए 0 के।
द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या हमें निकालना है। तो द्विघात बहुपद देखिए, दो घात है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2, यानी इसमें x का मान जो निकलेगा वो 2 ठो निकलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। शून्यक निकालने का सूत्र होता है अल्फा कमा बीटा, या फिर हम x का मान कह सकते हैं। x का मान जो निकलता है तो एक मान अल्फा होता है, दूसरा बीटा, तो हम अल्फा बीटा कह सकते हैं या फिर x कह सकते हैं। अगर y चर में है तो y बराबर निकलता है, m चर में है तो m बराबर निकलता है, इस प्रकार होता है। तो x बराबर सूत्र क्या होता है, इसे हम द्विघात सूत्र भी कहते हैं। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करके हम x का मान निकाल सकते हैं यहाँ से भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इस सूत्र का भी प्रयोग करके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनते हैं। इतना बराबर -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का भी गुणांक हो जाएगा, क्योंकि आप b देखें तो ये किसका गुणांक है, देखिए यहाँ x का गुणांक है, यहाँ प्लस है ना, लेकिन माइनस आता है सूत्र में, ये ध्यान रखिएगा। बटा a जो है किसका गुणांक है, तो a यहाँ देखिए x स्क्वायर के साथ गुणा में लगा हुआ है, तो x स्क्वायर का गुणांक है a। तो इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का भी गुणांक होता है। शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो ये c/a होता है। c/a यानी अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। देखिए c इसमें अचर पद है, इसमें चर नहीं है, मतलब x नहीं है, और ये a जो है x स्क्वायर का गुणांक है, स्पष्ट है यहाँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद को देखते हैं। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ भी a जो है a बराबर 0 नहीं होता है, ये शर्त ध्यान रखिएगा। शून्यकों की संख्या की बात करें तो सबसे बड़ा घात 3 है, तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, यानी इसमें x का मान जो है 3 ठो मान निकलेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माने शून्यकों का योगफल -b/a होता है। ये त्रिघात बहुपद के लिए है, ध्यान रखिएगा। ऊपर यहाँ त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़े, ध्यान रखिएगा। और ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर -d/a होता है। चौथा पॉइंट देखते हैं। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद निकालने का यही सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। इसका मान यहाँ भर दे तो द्विघात बहुपद निकल जाएगा। अब हम देखते हैं बहुपद होने की पहचान। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न निश्चित रूप से रहता है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का पहचान चूंकि कम है, उसे देख लेंगे तो बहुपद होने की पहचान भी तय कर पाएंगे। तो देखिए कब बहुपद नहीं होता है, इसे मैं कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूं, जिसके बेस पे इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। पहला पॉइंट है, यदि किसी बहुपद का चर जो है रूट में हो, चर किस में हो, रूट में हो, तो ये जो है बहुपद नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर रूट में हो x² तो रूट से बाहर निकल जाएगा। अब किसी तरह से यदि रूट से वो बाहर नहीं निकलता है ना, तो वो जो है बहुपद नहीं होगा, पहला बात। दूसरी बात, यदि कोई चर हर में हो, जैसे बट्टा में नीचे, ऊपर कुछ भी हो मतलब नहीं है, बट्टा में नीचे x हो, ये कटने वाला नहीं हो या हटने वाला नहीं हो, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। पहली बात कि रूट में x हो, मतलब चर हो, कोई भी y भी हो सकता है, m भी हो सकता है, तो वो जो है बहुपद नहीं होगा। यदि वो चर यदि हर में है तो भी बहुपद नहीं होगा। तीसरी पॉइंट को देखें, यदि किसी चर का पावर माइनस में हो, -5 x पावर -2 मतलब माइनस में हो या -1, तो अगर किसी चर का पावर माइनस में आ गया तो वो भी जो है बहुपद नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि किसी व्यंजक का चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। यदि किसी व्यंजक का चर हर में हो तो भी वो बहुपद नहीं होगा। किसी व्यंजक का चर जो है ऋणात्मक हो मतलब माइनस में हो तो भी वो बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा जो है बाकी सब बहुपद होता है, तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, बहुपद की घात की बात करते हैं। तो बहुपद के चर का उच्चतम घात बहुपद का घात कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुपद की घात की बात करते हैं, जैसे यहाँ x² माइनस 7x प्लस 8 है, ये इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, बहुत ही आसान है, तो इन चीज़ों को जरूर समझते चलें। तो इस बहुपद में चर 2 जगह है या 3 जगह, 5 जगह, 6 जगह, जितना जगह भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे बड़े घात को देखेंगे, अलग अलग भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 2, तो पूरे बहुपद का घात 2 होगा, यही बात होती है।
बहुपद यहाँ x पावर 16, 15 y पावर 100 माइनस 8 x पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ x, y और x ये 3 जगह चर दिए हुए हैं। इसमें देखेंगे सबसे बड़ा घात तो ये देखिए 100 है, तो यही इस बहुपद का घात होगा। फिर 2x प्लस 1 का घात की बात करें तो देखिए x पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसका घात जो है 1 हुआ। तो किसी भी बहुपद में चर का जो सबसे बड़ा घात होता है वही जो है बहुपद का घात होता है। आगे बढ़ेंगे हम 7 नंबर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। मतलब एक घात हो तो कौन सा बहुपद कहते हैं, शून्य घात हो तो कौन सा बहुपद कहते हैं। इससे भी जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव आता है। शून्य घात वाले बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए एक और रैखिक याद रखिएगा। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को जो है त्रिघात बहुपद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पॉइंट में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया था 2 पावर 0 गुणे 8 पावर 0। तो बच्चों ने वहां 16, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने 16 किया था, है ना। तो यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा हम देख लेते हैं। 0 और इन्फिनेटिव अनंत को छोड़कर किसी भी संख्या या पद का घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। देखिए 0 का पावर 0 होगा तो इसका मान जो है 1 कभी नहीं होता है, तो ये आएगा ही भी नहीं। इन्फिनेटिव का पावर 0 होगा तो इसका भी मान 1 नहीं होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी भी पद का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ये इंटर में आएगा, ये नहीं आता है, बहुत कम आता है। तो किसी भी पद जैसे x का पावर 0 हो तो उसका भी मान 1 होगा, m का पावर 0 हो तो उसका भी मान 1 होगा, 1000 है इसका पावर 0 हो तो इसका भी मान क्या होगा 1 होगा। मतलब किसी भी पद का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे x पावर 0 1, 8 पावर 0 1, माइनस 25 पावर 0 1, y पावर 0 1। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल जैसे मैंने बोला पहले के पेपर में ये आ चुका है, तो 2 पावर 0 का मान 1 होगा गुणे 8 पावर 0 का मान 1 होगा, 1 1 का गुणा होगा तो कितना होगा 1, तो इसका जवाब 1 होगा। जैसे एक सवाल हमने लिया भी है 2 पावर 0 और 5 पावर 0, तो ये 2 पावर 0 का मान 1 और 5 पावर 0 का मान भी 1, 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 होगा। जोड़ में भी ये प्रश्न आ सकता है, कई तरह से प्रश्न आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो 9 पावर 0, 7 पावर 0 और ये 8 पावर 0 होता है, इसका मान 1 जोड़ है तो जोड़ रखना पड़ेगा 1, ये जोड़ है तो जोड़, फिर इसका भी मान 1, तो 1 1 2 और 1 3, तो ये 3 जवाब हैं। आगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को देखते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें 2 चर होता है और रैखिक का मतलब इसमें चर का अधिकतम घात 1 होता है, इसलिए रैखिक कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर x और y 2 चर है ना, तो इसे कहा जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है या फिर मानक रूप है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ a कभी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए। abc यहाँ अचर पद है, माने 1 2 3 ये कोई वास्तविक संख्या है, और यहाँ x y जो है चर है, इनके मान बदलते रहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ा हुआ बात देख लेते हैं। रैखिक समीकरण का लेखा चित्र एक सरल रेखा में होती है। रैखिक यहाँ गलती लिखा गया है, रैखिक होना चाहिए, यहाँ सही लिखा हुआ है। रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण युग्म का घात जो है 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण या फिर युग्म हो, जोड़ा के रूप में भी हो, मतलब 2 होता है तो युग्म हो जाएगा, ऐसा ही एक और होगा, नीचे वो लिखा गया है। तो इसमें आप देखिएगा x का और y का इसमें घात नहीं होता है, तो अधिकतम घात 1 ही हुआ, कुछ नहीं होता तो घात 1 होगा, तो बड़ा से बड़ा घात 1 होगा, वही ये लिखा गया है। 2 नंबर देखते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म माने जोड़ा, तो जो ऊपर लिखा गया था एक जोड़ा है, इसलिए जो है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखा गया है। तो देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप या फिर मानक रूप है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है और हमें पहचानने के लिए देता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे देगा, मतलब 2 समीकरण देगा, युग्म ने जोड़ा, और उन समीकरणों के आधार पर बताना होता है कि हल कैसा होता है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा तो उसमें व्यापक रूप यही था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना 0, a2x प्लस b2
वाई प्लस C2 बराबर कितना 0। अब देखिए यहाँ पर x है और ये y है ना, तो x y का कितना मान निकलेगा। तो इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है इनके हल के बारे में। तो हल जो है कैसा है, x y का एक ही मान प्राप्त होगा या x y का अनेक मान प्राप्त होगा या x y का मान प्राप्त ही नहीं होगा। तो ये हल से संबंधित हो गया। इनके आलेख की बात आता है कि पहले समीकरण का आलेख खींचते हैं और दूसरे समीकरण का आलेख खींचते हैं, तो इनका आलेख कैसा होगा, है ना। और भी आता है कि ये संगत है कि असंगत, मतलब हल होने वाला संगत होता है, हल नहीं होने वाला असंगत होता है। इनके आलेख जो है एक दूसरे पर संपाती हैं, इनके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर इनके आलेख जो है विरोधी हैं, अविरोधी हैं। तो मैंने इससे जुड़ी हुई टोटल चीज़ों को लिखा है कि आपको परेशानी न हो। ये बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें इसमें मैंने ऐड किया है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। तो इसमें जो है A1/A2, यहाँ A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये कोई वास्तविक संख्या होता है, मतलब 1 2 3 4 माइनस में या बट्टा में जो भी हो, दशमलव में, रूट में भी हो सकता है। तो यहाँ मान जब हम भरते हैं A1/A2 का और B1/B2 का, तो ये जब दोनों आपस में बराबर नहीं हो, A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो C1/C2 हमें देखना ही नहीं होता है। जब ये दोनों ही बराबर नहीं हो तो इसका अद्वितीय हल होता है, यानी x का एक मान प्राप्त होगा और y का भी एक मान प्राप्त होगा। अद्वितीय मतलब एक के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है, ये हल एक नहीं होगा, मतलब कोई एक ही मान प्राप्त होगा, x का और y का, कोई भी संख्या आएगा, तो इसे हम बोलते हैं अद्वितीय हल। तो ऐसे ही हम समीकरणों का हल भी करते हैं, बाकी का हम हल नहीं कर सकते हैं। अब इनके आलेख की बात करते हैं, तो ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, दोनों के अलग अलग आलेख होंगे। तो इनके आलेख जो है ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब काटेंगे, है ना, मतलब एक पॉइंट पे कटेगा, इसलिए इसका एक हल होता है। फिर संगत होगा, जिसका हल एक प्राप्त हो चाहे अनेक, मतलब एक्स वाई का एक मान प्राप्त हो या एक से अधिक, तो वो संगत होगा, मतलब जिसका हल प्राप्त होता है वो संगत होगा। फिर हम बात करते हैं कि वो विरोधी होगा या अविरोधी। तो देखिए ये एक दूसरे को काट दिया है तो ये विरोध नहीं करेगा, एक दूसरे को काट दिया है तो ये विरोध नहीं करेगा, तो इनके आलेख जो है अविरोधी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर हों तो एक्स वाई के अनेक मान प्राप्त होंगे, जितना चाहे अनंत, तो इसके अंततः अनेक हल होते हैं या अनंत हल कह सकते हैं। और संपाति की बात आती है, इनके आलेख संपाति होते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए कि ये दोनों में A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 बराबर है, तो वहाँ पर इनके आलेख एक जाएगा और उसी पर जो है दूसरा आलेख आ जाएगा। इसका मतलब ये हर पॉइंट पे आलेख एक दूसरे को टच कर रहा है ना, तो इसीलिए ये जो है इसका अंततः अनेक हल होता है। और ये संपाति का मतलब एक आलेख गया और उसी पर दूसरा आ गया, राइट। फिर संगत की मतलब यहाँ भी हल हो रहा है, एक हो चाहे अनेक हो, तो ये संगत होगा। फिर आश्रित मतलब एक गया और दूसरा उसी पर है, मतलब एक ये दूसरे पर ये आश्रित हैं, ओके, तो आश्रित होगा। ये भी प्रश्न आता है इससे जुड़ा हुआ। चलिए हम तीसरा पॉइंट को देखते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 के, मतलब जब C1/C2 बराबर नहीं हो तो यहाँ कोई हल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई हल नहीं होता है। तो इनके आलेख ऐसे होते हैं एक दूसरे के समानांतर, मतलब ये एक दूसरे के समानांतर हैं तो आपस में ये कभी मिलेंगे ही नहीं। तो जब ये आपस में मिलेंगे ही नहीं तो इसका हल ही नहीं प्राप्त होगा, तो इसीलिए ये कोई हल नहीं। तो इनके आलेख समानांतर होते हैं। और एक और बात आती है, तो ये छूट गया है यहाँ पर, तो इसका जो है हल कैसा होगा, तो ये असंगत होगा, जिसका हल प्राप्त नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, असंगत, ओके। और एक और आता है ये विरोधी और अविरोधी और आश्रित वाला, तो इसमें जो है क्या होगा, विरोधी। विरोधी क्यों होगा वो मैं बता देता हूँ। तो जब ऐसा शर्त आ जाए, है ना, तो उसे हम विरोधी कहेंगे। विरोधी मतलब ये एक दूसरे के समानांतर है, विरोध करते हुए जाएंगे, आपस में मिले ही नहीं है। अगर मिल जाएंगे तो विरोध नहीं करेंगे, लेकिन नहीं मिलेंगे तो एक दूसरे का विरोध करते हुए जाएंगे, तो ये विरोधी हुआ। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर को देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण से जुड़ा हुआ है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, इनको हल करने की विधियां जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो समझेंगे, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की
प्रमुख दो विधियां हैं, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि इस प्रकार की विधि होती है जो है समीकरण युग्म दिए रहते हैं, यानी दो समीकरण रहता है, तो एक समीकरण का एक आलेख प्राप्त हुआ और दूसरे समीकरण का दूसरा आलेख प्राप्त हुआ, है ना। आइए एक दूसरे को जहां काटेंगे उसी बिंदु का जो मान होगा, तो यहाँ जैसे x का मान 5 आ गया, y का मान 4, या फिर इस बिंदु का 5 4 निर्देशांक होगा तो इसमें जो है x का मान ये हो जाएगा, ये y का। तो इस प्रकार जो है हल प्राप्त हो जाता है, x का और y का मान प्राप्त हो जाता है। तो ये तो ग्राफीय विधि हो गया। बीजगणितीय विधि की बात करते हैं तो बीजगणितीय विधि में 3 विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो ये ग्राफीय विधि एक स्पेशल विधि हो गया और ये जो है 3 विधि हुआ। कुल 4 विधियां हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि बीजगणितीय विधि दे दे, तो बीजगणितीय विधि का मतलब इन 3 विधियों में से किसी विधि से आप हल कर सकते हैं। याद रखिएगा बीजगणितीय विधि जो है ये तीनों विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो ये 3 नंबर देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखिए ये निर्देशांक में भी काम आएगा। यदि x का मान दिया हो तो आलेख जो है y अक्ष के समानांतर होता है, यदि y का मान दिया हो तो x अक्ष के समानांतर जो है आलेख होता है। जैसे मान लीजिए कि x का मान 3 दे दिया, अब पूछे कि इसका आलेख क्या होगा, तो ये y अक्ष के समानांतर जवाब होगा। y का मान कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं, माइनस में, प्लस में, बटा में, दशमलव में, कुछ में भी दिया हो, y का मान दिया है ना, तो ये जो है x अक्ष के समानांतर आलेख होगा। तो इस तरह से ये ट्रिक ही हुआ एक तरह से, और बहुत ही आसानी से जो है आप ऑब्जेक्टिव को हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं द्विघात समीकरण को देखेंगे। द्विघात समीकरण को देख लेते हैं। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की बात करते हैं या फिर हम मानक रूप कह सकते हैं, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अभी हमने द्विघात बहुपद को देखा था, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, इतना ही होता है। जैसे ही बराबर देके 0 लगाया गया, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बन गया। तो देखिए बहुत ही आसान है, मैथ के जो चैप्टर हैं ये सभी एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। तो आप पढ़ाई में ये मत देखिए कि 15 अध्याय है 20 अध्याय है, आप उसे पढ़िए, एक दूसरे में संबंध मिलेगा। एक अध्याय में जो है दूसरी बातों को हम पढ़ते हैं और दूसरी अध्याय में जो है पहली वाली बात को पढ़ते हैं, तो ये एक दूसरे में संबंध होता है। यहाँ भी जो है a बराबर 0 नहीं होता है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप हो गया, यहाँ a बराबर 0 नहीं होता है। द्विघात समीकरण के मूल की बात करते हैं तो वहाँ शून्य की बात की जा रही थी, यहाँ पर मूल की बात की जा रही है और शून्य का मूल एक ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के आलेख जो होता है ये परवलय होता है। द्विघात समीकरण का आलेख क्या होता है? परवलय यानी पाराबोला। तो देखिए ये परवलय क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तक आप रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, तो रैखिक समीकरण का आलेख जो है हमेशा सीधी रेखा में प्राप्त होता है, लेकिन ये जो है y, अगर y एक्सिस इसको कहते हैं, ये x एक्सिस है, होता ही है, ओके। तो इसमें ऐसे प्राप्त होगा, राइट। इसको हम बोलते हैं परवलय या फिर पाराबोला, राइट। तो इस तरह का आलेख प्राप्त होता है द्विघात समीकरण का। आगे बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण के मूल की बात करते हैं, x के मान की। तो ये द्विघात सूत्र है आपका, याद रखिएगा। द्विघात सूत्र भी आपके बहुत काम आने वाला है, तो द्विघात सूत्र आप याद कर लीजिएगा। इसे याद करना पड़ेगा आपको, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसके लिए आपको ऐसा भी सूत्र लिखा जा सकता है, -b प्लस माइनस, ये देखिए b² - 4ac, ये d बराबर फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो इतना d भी लिखा जा सकता है बटा 2a, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं द्विघात समीकरण के। देखिए इसके पहले लिखाया था, उसमें जो है यहाँ 2ab हो गया है इसके पहले, तो वो गलत है, ध्यान रखिएगा। b नहीं होता है, 2a ही होता है। द्विघात समीकरण के विविक्तकर या विवेचक की बात करें तो ये d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। इससे भी प्रश्न आता है, कई बार आ जाता है कि 2x² प्लस 3x अब प्लस 8, है ना। इसका जो है विविक्तकर 1 कर देते हैं, इसका जो है विविक्तकार निकालिए या विवेचक, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो ये b का मान होता है x का गुणक, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 4, और a x² का गुणक होता है, और ये जो है c होता है 1। मान भर देते हैं, 3 3 का 9 माइनस 2 चौका 8, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया। तो इस प्रकार विवेचक भी निकालने के लिए आता है, तो बहुत ही आसान होता है, ध्यान दीजिएगा। मूलों की प्रकृति की बात करते हैं, तो मूलों की प्रकृति में क्या होता है, तो कभी कभी जो है d का मान जो है 0 से बड़ा होता है, मतलब प्लस में मान आता है तो 0 से बड़ा होगा। कभी कभी जो है
जीरो से छोटा होता है किसका, डी का मान। तो जीरो से छोटा कौन सा मान होता है, जो माइनस में होता है। तो यही बात हमें बतानी है डी के मान पर, कि डी का मान कभी कभी जो है जीरो भी आता है, डी का मान जो है माइनस में भी आता है, डी का मान जो है प्लस में भी आता है। इन तीनों के आधार पर हम बताएंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है, यानी मूल वास्तविक है, अवास्तविक है, वास्तविक है तो समान है कि नहीं। तो इस तरह की बातें, जैसे यहाँ पर देख लीजिए डी बराबर जीरो, डी का मान सीधे सीधे जीरो अगर आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक मतलब एक्स का मान निकलेगा और ये जो है दोनों एक ही होगा, है ना। समान का मतलब d से बड़ा हो जीरो, d से बड़ा हो जीरो मतलब जीरो से छोटा हो d, मतलब d का मान ये माइनस में आए तो उसका मूल जो है काल्पनिक होगा, मूल अवास्तविक होगा, इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं, d बड़ा हो जीरो से, तो जीरो से बड़ा हो d यानी d का मान प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। तो कई बार ये दे देता है कि आप मूलों की प्रकृति बताइए, तो हमें सीधे सीधे डी का मान निकालना होगा। डी का मान जीरो आए तो मूल वास्तविक और समान होगा, डी का मान अगर माइनस में आता है तो मूल काल्पनिक होगा या फिर अवास्तविक होगा या फिर वास्तविक नहीं है। डी प्लस में यदि आता है तो उसका मूल जो है वास्तविक होगा और असमान होगा, मतलब एक्स का मान जो निकलेगा वो दोनों अलग अलग निकलेगा, असमान का मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो ये माइनस बी बाई ए होता है। ये द्विघात बहुपद में भी हमने पढ़ा था, वहाँ शून्यक था, यहाँ मूल है, अंतर यही है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात माइनस बी बाई सी होता है। डायरेक्ट सूत्र अगर ये याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान निकालना हो तो यही माइनस बी बाई सी सूत्र लग जाएगा। ये मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात भी होता है और वही बात यहाँ पे आता है। तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर माइनस बी बाई सी भी होता है। तो डायरेक्ट सूत्र लगा के आप बना लीजिएगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। तो द्विघात बहुपद जो होता है वही सूत्र होता है, इसमें बराबर जीरो लग जाता है, बस अंतर यही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल जो है अल्फा और बीटा हो तो 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर। डायरेक्ट सूत्र ये है, इससे आप जो है इसे ज्ञात कर सकते हैं। 9 नंबर देख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका जो है डायरेक्ट आपको निकालना चाहते हैं तो यही सूत्र है, बहुत ही आसान है, बी स्क्वायर बटा ए सी माइनस 2, राइट। चलिए हम अब समांतर श्रेणियों को देखते हैं। तो समांतर श्रेणी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे। अभी तक आपने समझा होगा, काफ़ी मेहनत लगा है इस वीडियो में, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, है ना। चलिए हम इसमें समांतर श्रेणी को समझते हैं। समांतर श्रेणी में जो है पहला पद a1 होता है, a1 बोलते हैं उसको, और a भी बोला जाता है। दूसरे पद को a2 बोला जाता है। तो दूसरा पद a2 क्या होता है, वो होता है a प्लस डी। ए पहला पद होता है और डी जो है सार्वंतर होता है, आगे हम समझेंगे इसे। तीसरा पद जो होता है a3 तो a प्लस 2d होता है। यहाँ से निकल क्या रहा है कि कोई भी पद निकालना हो, जैसे a2 है तो 1d हुआ, a3 है तो 2d हुआ, a4 होगा तो 3d होगा। ऐसे ही आपको a10 10वां पद निकालना हो तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, a प्लस कितना 9d, मतलब एक कम d यहाँ से लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे समांतर श्रेणी को बनाने के लिए ये बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम nवां पद की बात करते हैं तो n में से एक कम होगा, जैसे 3 से एक कम 2 हुआ है तो n में से तो एक घटेगा ही नहीं, तो n-1 लिख दिया जाता है। तो यही an बराबर या nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र भी होता है, सीधी सी बात है, इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। n जो है उसमें से एक कम कर देना है ना, a और d यहाँ होता ही है, बस। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार समांतर श्रेणी का पद क्या हुआ, पहला पद a होता है, दूसरा a प्लस डी होता है, तीसरा जो है a प्लस 2d होता है, चौथा a प्लस 3d होगा, पांचवा a प्लस 4d होगा, ऐसे होगा। और आगे बढ़ते हैं तो ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये nवां पद होता है, राइट। सार्वंतर की बात करें, अगर कोई समांतर श्रेणी दिया है जैसे a1 a2 a3 a4 a5
A6, राइट। ये अनंत तक होता है या कहीं तक हो सकता है। तो यहाँ हमें D निकालना है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाइए। हर जगह सार्वंतर बिल्कुल समान होता है यदि AP में है तो D का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि nवां पद में से क्या घटाएंगे कि D निकलेगा। तो देखिए तीसरा पद था तो उससे एक कम पद यहाँ है, तो यहाँ nवां पद है तो इससे एक कम पद यहाँ होना चाहिए, तो वही लिखा गया है an माइनस 1। ये जो है आपका इससे D निकलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ AP के n पदों के योग की बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान जरूर रखना होगा। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। एक और फॉर्मूला होता है Sn से जुड़ा हुआ, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। हम जो है प्रश्न के हिसाब से इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ए यहाँ पर पहला पद है, D सार्वंतर है, n जो है पदों की संख्या है, L या फिर an जो है यहाँ अंतिम पद है। देखिए यहाँ L के जगह पर an भी रह सकता है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये इससे जुड़ा हुआ प्रश्न निश्चित रूप से पेपर में देखने को मिलेगा। यदि AP के 3 पद A, B, C समांतर श्रेणी में हो, ऐसा दिया हुआ है ना, तो ऐसा दिया हुआ है तो B बराबर क्या होता है A प्लस C बटा 2। B बराबर क्या होता है A प्लस C बटा 2। देखिए बीच वाला बराबर पहले और अंतिम का जोड़ बटा 2। मान लीजिए यहाँ पर MNO दिया है, राइट, है ना। ये 3 AP में दिया हो तो n बराबर यहाँ पर क्या होगा M प्लस O बटा n, है ना। संख्या दिया हो तो आसानी से, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 दिया हो, x दिया हो, यहाँ 3 दिया हो, तो x बराबर क्या हो जाएगा सीधे सीधे पहले और अंतिम का योग बटा 2। तो पहला है 2, आइए 3, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 3 5, 5 बटा 2। तो यही आपका जवाब होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिएगा किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। सीधे सीधे ध्यान रखिएगा कि 3 पद यदि AP में हो तो बीच वाला बराबर पहले और अंतिम का जोड़ बटा 2, राइट। चलिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये इसी से है, ये आएगा निश्चित रूप से। इस तरह का सूत्र डायरेक्ट पूछा जाता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो 1 से शुरू होता है, राइट, तो इनका योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। जैसे मान लीजिए 1 से लेके हमें 50 तक जोड़ना है, राइट, तो n के जगह पे 50 भरा जाएगा, इंटू यहाँ भी n के जगह पे 50 भरा जाएगा, अब प्लस 1 बटा 2। तो ये हो गया 50 गुणे 50 1 51 बटा 2। ये आपका 25 दूना 50, ऐसा प्रश्न भी आया था, 25 में 51 से गुणा कर दीजिए, जवाब हो गया। इस प्रकार जो है प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, 1000 तक, 2000 तक, ऐसे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, देखिए प्रथम का मतलब शुरू से, ये जहाँ से विषम शुरू होता है, जैसे विषम 1 से शुरू होता है तो 1 3 5, ये जहाँ तक भी कहे हम जोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। फिर हम प्रथम n सम संख्याओं के योग की बात करते हैं तो वो होता है n इंटू n प्लस 1। इन सूत्रों में जो है मान आप भर लीजिए और आसानी से जो है योग निकल जाएगा। हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की, कोऑर्डिनेट की। इससे भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो चलिए हम इसके टेक्निक ट्रिक को समझ लेते हैं। पहला देख लेते हैं निर्देशांक बिंदु। निर्देशांक बिंदु हमेशा जो है XY के रूप में होता है, मतलब ये मान ऐसे दिया रहता है 2 ठो, ये कमा के पहले एक मान होता है और कमा के बाद एक मान होता है। कमा के पहले x का मान होता है, कमा के बाद y का मान होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें पहले वाले को भुज कहा जाता है और बाद वाले को कोटि। जैसे मान लीजिए दे देगा -5,6 और कहेगा कि इसमें भुज का मान कितना है, तो ऑप्शन में क्या चुनना होगा आपको -5, क्योंकि भुज पहले होता है और कोटि जो है बाद में होता है। तो इसे एकदम ध्यान से देख लीजिए कि आपको दिक्कत ना हो। चतुर्थांश का चिन्ह की बात करें तो चतुर्थांश का चिन्ह जो है प्रथम पद में प्लस प्लस, द्वितीय पद में माइनस प्लस, और ये तृतीय पद में माइनस माइनस, और चतुर्थ पद में जो है प्लस माइनस। हम पाद को जो है चतुर्थांश भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसे कैसे समझ सकते हैं वो मैं समझा देता हूँ। जैसे ये x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है, और ये जो है आपका x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस है। तो अब आप देखिएगा इधर y प्लस में, x प्लस में होता है, इधर भी y जो है प्लस में होता है, राइट। तो इसमें प्लस प्लस आता है, क्या आता है, प्लस प्लस, राइट। तो यही प्रथम पद है। तो यहाँ से शुरू होता है और घड़ी ऐसे चलता है ना, घड़ी की उल्टा दिशा में गिनती करते हैं। तो 1 के बाद ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4। मतलब ये जो है प्रथम पाद हो गया, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये
चतुर्थ पाद, पाद की जगह पर चतुर्थांश भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। y इधर तो प्लस में है तो y का मान बाद में होता है, प्लस में कर दीजिए। और यहाँ देखिए x डैश है, मतलब x का मान इसमें माइनस में होता है तो x का मान माइनस कर दीजिए। और यहाँ देखिए x डैश और y डैश, तो ये भी x का मान माइनस है, यहाँ y का मान माइनस, तो ये दोनों माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस जो है तृतीय पाद में आता है। चौथे पाद की बात करते हैं तो चौथे पद में देखिए y डैश में है तो ये y का मान माइनस में होगा, और x ये देखिए डैश में नहीं है तो ये प्लस में होगा, है ना। तो ये प्लस माइनस, तो यहाँ तय हो गया कि प्लस प्लस प्रथम पाद में, माइनस प्लस द्वितीय पाद में, माइनस माइनस जो है तृतीय पाद में, और प्लस माइनस जो है चतुर्थ पाद में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है लिख कर एग्जाम में तय कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, दे देता है कि -5 और 4 किस पाद में है। देखिए यहाँ पर जो है माइनस, पहला माइनस में है, बाद वाला प्लस में, तो ऐसा ही कुछ है, तो ये जो है द्वितीय पाद में होगा, तो ऐसे जवाब देते हैं। तो बहुत ही आसान होता है ये सब। दूरी सूत्र की बात करते हैं तो दो बिंदु दिया गया हो तो दो बिंदु जो है इसमें दो मान दिए रहते हैं, पहले x का मान और बाद में y का मान। दूरी सूत्र क्या होता है, बहुत ही आसानी से कैसे निकालते हैं, रटने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ ही जगह जरूरत पड़ेगी रटने की, बाकी जो है मैं टेक्निक से बता दूंगा। तो ये ए बी बराबर, मतलब ए से लेके बी के बीच की दूरी क्या होगी, पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए और होल स्क्वायर, देखिए ये किया गया है। दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाइए और होल स्क्वायर कर दीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए। यही जो है सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। बिना सूत्र के कैसे प्रश्न बनेगा वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर किया है, कई वीडियोज है, आप जाके देखिए। मध्य बिंदु की बात करते हैं तो मध्य बिंदु में ए जो है x1 y1 और बी जो है x2 y2 है, और इसका मध्य बिंदु क्या है, p है। तो आप समझिए इसका मध्य बिंदु भी कैसे निकलेगा, तो देखिए पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़िए, देखिए x1 + x2 यहाँ लिखा गया है, अब बटा 2 लगा दीजिए। दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ जोड़िए और बटा 2 लगा दीजिए, तो इससे जो है आपका x का मान निकल जाएगा और इससे जो है आपका y का मान निकल जाएगा। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा इसके बीचों बीच का। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है x अक्ष से दूरी की बात करते हैं तो x अक्ष से दूरी जो है y का मान होता है और y अक्ष से दूरी जो है x का मान होता है। ये कैसे होता है मैं समझा देता हूँ। तो x अक्ष से दूरी कोटि भी बोल देता है, क्योंकि x अक्ष से दूरी y का मान होगा तो कोटि कहलाता है। y अक्ष से दूरी जो है x निर्देशांक होता है तो भुजी कहलाता है। अब देखिए पूछ देगा x अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान है। तो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो x अक्ष से दूरी पूछा तो y का मान आंसर हो गया, बस सीधी सी बात है। अगर y अक्ष से दूरी पूछता इसी का कि y अक्ष से फलाने बिंदु की दूरी कितनी है, तो ये y से पूछा है तो इसमें जो है x का मान जवाब हो जाएगा, यानी 3 जवाब हो जाएगा। तो देखिए x अक्ष से पूछे तो y का मान जवाब होगा, y अक्ष से पूछे तो x का मान जवाब होगा। आगे इसी से जुड़ा हुआ चीज़ है, x अक्ष पर y का मान जो है 0 होता है। x अक्ष पर किसका मान 0 होता है, अगर x अक्ष पर मौजूद है तो इसके विपरीत y का मान 0 होगा, तो x का x मान होगा लेकिन y का 0 हो जाएगा। y अक्ष पर x का मान 0 होता है तो y अक्ष पर x पहले होता है तो इसका मान 0 और ये y, तो याद रखिएगा y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0। तो ये सब परीक्षा में ज़रूर आता है, इन सबको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। आप परीक्षा के नाइट जरूर देखिएगा, इसको आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर के जितने भी सूत्र हैं, जितने भी टिप्स और ट्रिक हैं, तरीके हैं, वो सब बताए गए हैं। तो इसके बेस पे आप 100% मैथ में करके आ सकते हैं। विभाजन सूत्र की बात करते हैं तो विभाजन सूत्र क्या है, तो ये एक रेखाखंड है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड है, ये बिंदु जो है इसे विभाजित करती है। तो ये हिस्सा मान लेते हैं m1 है और ये हिस्सा क्या है, m2 है। ऐसा है तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, इस विभाजन बिंदु का मतलब एक्स वाई का मान कितना होगा, तो ये इसके लिए होता है m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। तो ये सूत्र होता है, इससे जो है आपका x का मान, इससे जो है y का मान निकलता है। तो ये भी सूत्र कई बार विभाजन सूत्र डायरेक्ट जो है परीक्षा में पूछा है, तो याद रखिएगा m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 होना चाहिए, छूट गया है, बटा m1 + m2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए आता है, जाके आप वीडियो में देखिए। ऑब्जेक्टिव जहां मैंने सॉल्व किया है या फिर सब्जेक्टिव भी बनाया है, उसमें भी मैं बताया हूं कि बिना सूत्र के भी कैसे बना सकते हैं और सूत्र को कैसे ट्रिक से लिख सकते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये 1/2 लिखना ही होता है हमें। 1/2 कोष्ठ में देखिए x1, इसका ये x1, ये x2 एक बार लिख लीजिए यहाँ से,
और ये x3 यहाँ से लिख दीजिए, 3 जगह लिख लीजिए। अब x का काम खत्म हो गया, x कहीं नहीं लिखना है। अब आप देखिए x1 लिखे हैं, ये वाला लिखे हैं, तो इसके अगले वाले y में से, मतलब अगले वाले y में से अगले वाले y को घटा दीजिए, तो यही y2 माइनस y3 हुआ है, राइट। अब आपने x2 लिखा है, x2 लिखा है, तो इसके अगले वाले y, ये y3 है, इसके अगले वाले y को घटा दीजिए, तो y3 माइनस y1 हुआ है। अब यहाँ देखिए x3 यानी ये वाला है, तो ये वाला लिखा है, तो इसके अगले वाले y में से अगले वाले y को हटा दीजिए, यानी y1 माइनस y2, तो ये लिखा गया फार्मूला। इस ट्रिक से आप फार्मूला को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यदि 3 बिंदु संरेखी हों, तो 3 बिंदु अगर संरेखी हैं, एक रेखा में है, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, थोड़ा सा भी ऊपर हो जाएगा ये तो त्रिभुज बन जाएगा, राइट, देख लीजिए। लेकिन ये अगर एक रेखा में है तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसलिए एक शर्त हो जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। अगर 3 बिंदु संरेखी हो तो उससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, मतलब उन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर 1/2 हटा के वही त्रिभुज का सूत्र लिख दिया गया, उतना बराबर 0 भी होता है, क्योंकि 1/2 दूसरी तरफ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए 1/2 नहीं लिखते हैं, रहेगा भी तो गलत नहीं होगा। 9 है, 2 बिंदु के बीच की दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ये याद रखिएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो निकालते हैं ना, था ना, तो रूट के अंदर होता है, ये कभी माइनस में आएगा ही नहीं, 100% याद रखिए, कभी माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया तो उससे जो है मान ही प्राप्त नहीं होता है, वो गलत हो जाएगा बिल्कुल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, तो अगर माइनस में भी आता है तो हमें प्लस में करके लिखना होता है, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी भी हमेशा धनात्मक होता है, इन बातों को याद रखिएगा। त्रिभुज के केंद्रक की बात करते हैं बाबू। त्रिभुज का केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र क्या होता है, तो देखिए 3 बिंदु है A, B और C, इसे भी ट्रिक से आप समझ लीजिए। एक बिंदु को x1 y1 बोला गया है, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3। तो इनका गुरुत्व केंद्र जो है, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x वाले को x वाले के साथ जोड़िए, तीनों को अब बटा 3 कर दीजिए, y वाला 3 होगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 निकल गया। इससे जो है x का मान निकल जाएगा और इससे जो है y का, तो इसका जो है x y मान जो है निकल जाएगा। जैसे 3 4 होता तो 3 4 हो जाता है ना, तो ऐसे निकालने के लिए आता है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा, पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो आप जरूर रिवीजन कर ले अच्छा से, ताकि दिक्कत ना हो। त्रिकोणमिति को देखते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टि से। वो इसलिए कि इससे जो है एक अध्याय से 15 अध्याय में से ये अकेले एक ऐसा अध्याय है जिससे 20 नंबर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शनेबल है तो ये 40 नंबर का हो जाएगा। अगर आप 40 नंबर का चाहें तो इसी का 40 नंबर बना सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब तो डबल क्वेश्चन आ रहा है, तो 20 नंबर की जगह पर कितने नंबर का, 40 नंबर का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस चैप्टर में हम बहुत सारे ट्रिक का प्रयोग करेंगे सूत्रों को याद करने के लिए या और जगह, तो आप देखिए, तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए त्रिकोणमिति का हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट में है समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन त्रिकोणमिति में किया जाता है। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने खड़ी भुजा लंब और शेष भुजा आधार कहलाती है। तो चलिए हम इसमें पहचान लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री के सामने वाला कोण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये बात याद रखिएगा, और इसी को कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। और जो ये 90 डिग्री के साथ जो खड़ी होती है, इसको हम लंब कहते हैं, और ये जो होती है ये नीचे वाला आधार। तो इस कोण के लिए ये लंब होता है और ये आधार होता है। लेकिन अगर इस कोण की बात करें तो इस कोण के लिए फिर ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इनका भी प्रयोग त्रिकोणमिति में होता है। इस कोण के लिए ये लंब हुआ, ओके, ये आधार। इस कोण के लिए ये लंब हुआ और ये जो है आधार हो जाता है। तो लंब आधार तो इंटरचेंज हो जाएंगे, एक बदल जाएंगे, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है। और कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज का, क्योंकि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ना, क्योंकि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता है, उसमें 2 मान ही प्राप्त होता है, लंब, आधार और कर्ण में से कोई 2 ही दिया रहता है, तीसरा निकालना होता है, और ये हर प्रश्न में लगभग है।
तो इसके लिए ये सूत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो सूत्र है कॉन्ग स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ये सबसे महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, तो इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को हम देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है कुल, है ना। और ये 6 सूत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रिक भी देखेंगे, इतना सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम ट्रिक से देख लेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं ऐसे सिंपल में। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये अगर 3 भी याद है तो बाकी 3 याद हो जाएगा। वैसे मैं सबके लिए ट्रिक बताऊंगा। तो साइन थीटा के उल्टा, ये ध्यान रखना होगा, साइन थीटा के उल्टा होता है कॉसेक थीटा, क्योंकि इसका उपयोग आगे भी है। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कोण, तो कॉसेक जो हो जाता है कोण बटा लंब। देखिए इसका उल्टा है कि नहीं है, उल्टा है, बिल्कुल है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, इसका उल्टा जो होता है ये कोण बटा आधार। देखिए ये कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, तो सेक थीटा बराबर सीधे उसका उल्टा कोण बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो सीधे उसका उल्टा जो होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से देखिए सूत्र बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होती है मैथ में। वैसे हम काम करते करते मतलब प्रश्न बनाते बनाते वो ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है, याद भी हो जाता है। इसके लिए हम ट्रिक देख लेते हैं जिससे जो है बिल्कुल ध्यान में रहेगा, कभी ये आप भूल नहीं सकते हैं। तो ट्रिक देखिएगा, ट्रिक है आपका यहाँ लाल बटा कक्का, याद रखिएगा लाल बटा कक्का, LAL लाल बटा कक्का KKA, ओके। तो L को जो है लंब कहते हैं यहाँ पर, K को कोण और A को आधार कहा गया है ना। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होगा L बटा K यानी लंब बटा कोण। कॉस थीटा बराबर देखिए आधार बटा कोण, तो आधार बटा कोण। और ये टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, देखिए L बटा A। तो सूत्र बहुत ही आसानी से इसे याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अगर इधर से सूत्र देखना है तो साइन के उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक जो है कोण बटा लंब हो गया, और सेक जो है कोण बटा आधार हो गया, और जो है कॉट जो है आपका कितना हो गया आधार बटा लंब हो गया। तो इस प्रकार जो है लाल बटा कक्का से आप सूत्र याद रखेंगे। इस ट्रिक से जो है आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। कभी भी एग्जाम में जाते हैं अगर भूल जाते हैं तो ये लिख लीजिए लाल बटा कक्का, है ना। और ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, नीचे कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। और जो है इससे सूत्र आप देख लीजिए किस सूत्र का उपयोग आपको करना है, वो सूत्र लिख के उपयोग कर लीजिए। क्योंकि कई बार मिसमाइंड होता है और एग्जाम में जाने के बाद थोड़ा प्रेशर में होते हैं स्टूडेंट, थोड़ा क्या बहुत प्रेशर में होते हैं, तो उस प्रेशर में जो है हम बातें भूल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भूलते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से जो है याद रखिएगा तो कभी नहीं भूल पाइएगा। जैसे लिखिएगा आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, आप सूत्र कर पाइएगा, ठीक है ना। सूत्र आपका सही है तो प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। सूत्र नहीं याद होने के चलते, नहीं तैयार होने के चलते, नहीं समझने के चलते आप जो है प्रश्न को नहीं बना पाते हैं। तो आप देखिए ट्रिक के माध्यम से ये सारे सूत्र हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे हम सूत्र देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच कुछ संबंध होता है, उसका सूत्र हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र से कई सूत्र बनते हैं और सभी सूत्रों का उपयोग होता है। हालांकि ये सूत्र कई बार आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। हालांकि थीटा के जगह पर यहाँ ए भी हो सकता है, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50 हो सकता है। जैसे साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री कहीं लिखा है तो उसका मान सीधे 1 होगा। कोण समान होना चाहिए, मतलब थीटा थीटा दोनों जगह, तो थीटा थीटा होना चाहिए, मतलब एक जगह ए और एक जगह बी होगा तो इसका मान कभी 1 नहीं होगा। कोण समान होना चाहिए, दूसरी बात एक साइन में होना चाहिए, कॉस में होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका मान 1 होता है ना। ये बहुत सारे प्रश्न, चाहे हम लघु उत्तरीय की बात करें या फिर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें, वहां भी काम आता है। और आगे जितने भी सूत्र लिखे गए हैं सब उपयोग में आते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में भी इनका भरपूर उपयोग होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपने जगह पे है, साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका भी उपयोग होता है। कहीं कहीं हमें क्या करना होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में बदलना है तो वहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो वहाँ पर हमें लिखना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है तो कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो वहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अलग अलग प्रश्नों में इनका अलग अलग उपयोग होता है, ठीक है ना। अब ये कॉस थीटा हम निकालना चाहें तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो यही स्क्वायर जाकर रूट बन गया, तो ये भी कॉस थीटा बराबर प्रयोग होता है। जैसे साइन थीटा का मान दिया हो, आपको कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन थीटा का मान भर दीजिए, निकल जाएगा। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके व्युत्पन्न सूत्र इतना हुए। डायरेक्ट सूत्र भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ दिए जाते हैं, ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला हम सूत्र देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसका भी भरपूर उपयोग होता है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा जरूरत अनुसार लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ हम इसका व्युत्पन्न सूत्र देखें, मतलब इसी से बना हुआ, तो टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस करेगा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके विपरीत भी लिख सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है, टेन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर एक बचेगा। तो इस प्रकार हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये अगला सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना होता है, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर हुआ था, उसी तरह यहाँ पर कॉट और कॉसेक होता है। अब इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं तो ये भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे इतना निकलता है, इन सबका उपयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सूत्र देखते हैं, इसका भी प्रयोग होता है टेन थीटा, ये आपको याद रखना होगा, ध्यान रखिएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका भरपूर उपयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्नों को सिद्ध करने वाले, जो प्रूव करने वाले प्रश्न होते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो टेन थीटा का हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका कॉट का इसके सीधे उल्टा होता है क्या कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब ध्यान रखिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो हम साइन थीटा के जगह पे 1 बाई कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा कहीं है तो वहाँ पर हम 1 बाई साइन थीटा भी कर सकते हैं। कई बार सिद्ध करना होता है, कैलकुलेशन करके मान निकालना होता है, तो ये सब रखना होता है। कॉस जो है सेक के उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा, ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए एक और सूत्र बनता है, ध्यान रखिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा अभी हमने पढ़ा, टेन थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आप देखिए यहाँ कट जाएगा आसानी से, है ना, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, एक आया। तो इस प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये थीटा सेम होना चाहिए, और एक टेन में हो एक कॉट में हो तो इसका मान 1 होता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय टेबल को देखेंगे, वो भी ट्रिक से। कहीं आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, और आपको बोर्ड की परीक्षा में इसकी आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन होगा, दोनों जगह क्वेश्चन होगा, और आपको याद करने में बहुत ही कठिनाई होगी। याद करना कठिन भी है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। इसे हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। ट्रिक से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में जाइए और इसे ज़रूरत पड़े तुरंत लिख डालिए और क्वेश्चन बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो इसको आपको जाके एग्जाम में बनाना है, ठीक है ना। ये पूरा बना लेना है कि किसी भी मान को हमें रखना हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इसके लिए मैंने फॉर्मेट पहले ही से ही कर दिया है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब साइन 0 का मान कितना होगा, है ना, साइन 30 का मान कितना होगा, ये सब का मान कैसे निकलेगा, बिल्कुल ट्रिक से निकलेगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, आसानी से समझ पाइएगा। इसका ट्रिक है, पहले 0 डिग्री शुरू होता है, 0 लिखते हैं, ओके 0, ये 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद 4, इतना तक हो गया। और यहाँ सबका हर जो है 4 हो जाएगा, ये 4 तक गया है तो ध्यान रखिएगा सबका हर 4 लिख देंगे। तो इसका भी हर 4, इसका भी हर 4, इसका भी हर 4, इसका भी हर 4 और इसका भी हर 4, और अंडर रूट लगा देना है। यहाँ साइन का मान जो है प्राप्त हो गया, ओके। और इसी साइन के मान से जो है
बाकी मानों को बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। अब देखिए 4 से 0 में भाग देंगे, 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0 होगा। यहाँ 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 प्राप्त हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए 2/4, तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 का ये रूट में हो जाएगा √2। यहाँ देख लीजिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये √3 हो जाएगा। 4 है नीचे हर में, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो √3/2 हो गया। 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो इसका 1 हो गया। देखिए अब यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का हो गया 1। अब देखिए इसको इधर वाले का इधर कर दीजिए, है ना, और इधर वाले का इधर कर दीजिए, ऐसे ही करना है हमें। तो ये 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ लिख दीजिए, 0 को यहाँ लिख दीजिए, और 1/2 को यहाँ लिख दीजिए, और √3/2 को यहाँ लिख दीजिए, और ये 1/√2 जो है अपने जगह पे ही रह जाएगा। अब देखिए cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, और cos 90 डिग्री का मान 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, tan का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए tan थीटा बराबर, अभी आपने पढ़ा sin थीटा बटा cos थीटा, तो बट्टा लगा दीजिए, लिख दीजिए 0/1, 1 से 0 में भाग होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 1/2 आई √3/2, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1/2, और ये भाग देना है, तो भाग देने के लिए गुणा में इसको बदल देते हैं, तो 2 ऊपर और √3 नीचे, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, 1/√3 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आगे, ये 1/√2 बटा 1/√2 बटा में कीजिएगा, क्योंकि tan साइन बटा कॉस होगा, साइन का मान बटा कॉस का मान, तो ये 1 हो जाएगा, दोनों सेम में कट जाएगा। ये √3/2 बटा 1/2 कीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ √3 हो जाएगा। और ये 0 से मतलब ये जो है 1/0 होगा, तो जब 1/0 होगा तो 0 जब हर में आता है तो उसका मान अपरिभाषित या फिर हम अनंत कह सकते हैं, तो वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कॉट का मान प्राप्त करना है, तो tan से जो है कॉट का आसानी से निकल जाएगा। ये जो इधर है इसको इधर कर देंगे, राइट, तो इन्फिनेटिव यहाँ आ गया। ये 0 जो है ये यहाँ चला जाएगा, तो 0 इधर हो गया। ये √3 यहाँ आएगा तो √3 हो गया। ये 1/√3 यहाँ जाएगा तो 1/√3 हो गया, राइट। ये 1 का 1। अब देखिए कॉट का भी मान निकल गया, कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव हो गया, कॉट 30 डिग्री का मान जो है √3 हो गया, कॉट 45 का मान 1 हो गया, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो गया, कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो गया। अब जो है कॉसेक सेक का निकालना है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 0 है तो 1/0 होगा, तो ये हो जाएगा आपका फिर इन्फिनेटिव। फिर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर साइन 1/2 है, साइन 30 का मान, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, तो 1 नहीं लिखेंगे। फिर आपका ये साइन 45 का मान 1/√2 है, तो इसका क्या हो जाएगा √2/1 यानी √2 हो जाएगा। फिर इसका उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 हो गया यहाँ पर। और फिर जो है आप ये 1 का उल्टा कीजिए तो 1 हो गया। अब इसको जो है इधर वाले को इधर कर दीजिए, 1 ये इन्फिनिटिव यहाँ चला जाएगा, और ये 2/√3 यहाँ आएगा, और ये जो है 2 यहाँ चला जाएगा, और ये आपका √2 का √2 हो गया। अब आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, आपका सारा मान प्राप्त हो गया। तो ट्रिक से आसानी से आपको 1 से 2 मिनट लगेगा इसको लिखने में, आराम से लिख लीजिए, और इससे जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न आता है मान रखने के लिए, उसको रखकर बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये ट्रिक आप ध्यान जरूर रखिएगा, इसी से जो है आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं, अन्य त्रिकोणमितीय फार्मूला को देखते हैं। तो वो फार्मूला साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, और कॉसेक सेक में बदलता है, और ये जो है सेक कॉसेक में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है। तो ये सब ध्यान रखना होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। साइन जो है कॉस में बदलता है या फिर कॉस साइन में, टेन जो है किस में बदलता है, कॉट में बदलता है, और कॉट जो है किस में बदलता है, टेन में बदलता है। ये ध्यान आपको रखना होगा। तो इस प्रकार ये जो है सूत्र हो जाता है साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा। ये फार्मूला डायरेक्ट भी आता है, थीटा के जगह पे ए होगा तो यहाँ ए होगा, तो यहाँ भी ए होगा, अगर यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होगा, सेम सेम कोण होगा, कोण में कोई बदलाव नहीं होता है। कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, टेन 90 - थीटा कॉट थीटा, फिर कॉसेक 90 - थीटा सेक थीटा,
फिर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। इसका भी भरपूर उपयोग होता है। और बाकी इन सूत्रों को जो है ऊपर मैंने समझा दिया है, अभी जस्ट ऊपर हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इससे जो है व्युत्पन्न सूत्र, इससे अधिक फॉर्मूला मैंने ऊपर समझा दिया है। चलिए इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है अब हमें क्षेत्रमिति का फॉर्मूला देख लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। टोटल क्षेत्रमिति का फॉर्मूला इसमें है। तो इसमें सबसे पहले वृत्त से जुड़ा हुआ प्रश्न हम देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो वृत्त की त्रिज्या होता है अंडर रूट क्षेत्रफल बटा पाई, या फिर परिधि दिया हो तो सूत्र हो जाएगा परिधि बटा 2 पाई। मतलब त्रिज्या का मान निकालना हो और क्षेत्रफल दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, त्रिज्या का मान निकालना हो और परिधि दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वलय क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, अभी मैं वलय बना के समझा देता हूं, ठीक है ना। अलग रंग लेता हूं यहाँ पर, जैसे ये वाला वलय होता है, राइट। अब आप देखिएगा ये यही वलय कहलाता है ना। इसी का क्षेत्रफल जो रंगा हूं मैं, इसी का क्षेत्रफल निकालना वलय का क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ से लेके हम बात करें यहाँ तक, तो ये आपका कैपिटल आर बड़ा त्रिज्या हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये छोटा आर होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी सूत्र से जो है आपका क्षेत्रफल निकलता है। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि की बात करते हैं तो वो होता है पाई आर। जैसे अर्धवृत्त ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो होगा आपका पाई आर, राइट। और ये एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या, तो ये आर, तो पूरा घेरा की बात करें तो ये तो पाई आर यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये आपका आर और ये भी आपका आर, तो यही होता है पाई आर प्लस 2r। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा हो गया आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया है। तो वृत्त का चौथा हिस्सा होता है चतुर्थांश। जैसे एक वृत्त है ना, इसको 4 हिस्से में हम बांट दें, 4 हिस्से में हम बांट दें, ये देखिए 4 चतुर्थांश बन गया, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होता है चतुर्थांश, राइट। तो जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें 1/4 से गुणा कर देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। तो वही होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई ये होता है आपका थीटा बटा 360 2 पाई आर। देखिए यहाँ परिधि है और यहाँ पर जो है वृत्त का क्षेत्रफल है, बाकी ये थीटा बटा 360 और थीटा बटा 360 लग जाता है। त्रिज्याखंड क्या होता है एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए एक वृत्त हुआ है ना, इसके केंद्र से ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये त्रिज्याखंड कहलाता है। ये छोटा त्रिज्याखंड, अब बाकी जो बचा वो बड़ा त्रिज्याखंड, तो यही त्रिज्याखंड होता है। चाप की लंबाई क्या होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये हुआ, दूसरा रंग में कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका चाप की लंबाई होता है ना। दोनों का सूत्र यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। त्रिज्याखंड की परिमिति कितनी होती है, तो देखिए परिमिति का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और ये वाला पूरा, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो अभी हमने पढ़ा कि वो होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है, आर छूट गया है, प्लस ये एक आर और ये एक आर, कितना हो गया 2r। तो ये त्रिज्याखंड की परिमिति होता है। आगे बढ़ते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर डायरेक्ट निकालना हो, वृत्तखंड भी मैं समझा देता हूँ। वृत्तखंड देखिए ये एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या से ये एक त्रिज्याखंड बनता है, राइट। अब ये त्रिज्याखंड में ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, यही कहलाता है आपका वृत्तखंड। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला निकालना हो तो ये ओ हो गया, ये आर होता है, ये आर होता है। तो इसका फार्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इस फॉर्मूला से जो है डायरेक्ट वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। चलिए हम आगे बेलन की बात करते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यहाँ पे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसी में जो है ये जो बेलन का क्षेत्रफल होता है, ये बेलन जो होता है सिलेंडर, राइट,
ये सिलेंडर का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ था, है ना। ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त जुट जाता है, यानी 2πr² जुट जाता है। तो इसी में 2πr जब कॉमन लेते हैं तो यही बचता है h+r या फिर r+h, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं शंकु की। तो शंकु का आयतन जो है, शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h, मतलब बेलन के आयतन में हम 1/3 से गुणा करते हैं तो शंकु का आयतन हो जाता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है πrl। आगे बढ़ते हैं, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है πr × l+r होता है, या फिर r+l कह सकते हैं। गोला के बारे में देख लेते हैं। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4 गो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। गोला का आयतन होता है 4/3πr³। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। आगे बढ़ते हैं तो और अर्धगोला का आयतन देख लेते हैं। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3πr³, गोला का होता है 4/3πr³। इसका आधा करेंगे, मतलब 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, तो यही 2/3πr³ हो जाता है ना। शंकु के छिन्नक की बात करते हैं। जैसे आपने गिलास देखा होगा, तो गिलास 2 तरह का होता है। एक नीचे पतला होता है उसका सिरा, और ऊपर का सिरा जो है चौड़ा होता है, यानी मोटा होता है। तो अलग अलग त्रिज्या हो गई, और एक ऊपर का सेम नीचे का सेम होता है, तो उसकी बात तो बेलन हो जाएगा सीधे सीधे। तो छिन्नक में इस प्रकार का ये होता है, ये ध्यान जरूर रखिएगा, है ना। एक ऊपर का देखिए चौड़ा सिरा हो गया, ये पतला सिरा हो गया, इस प्रकार का हो तो इसको हम छिन्नक कहते हैं। मतलब शंकु के ऊपर के हिस्से को छीन लिया गया है तो छिन्नक बन जाता है, काट लिया गया है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr1 + r2l, मतलब πrl होता है, और r के जगह पर ये r1 और ये r2 दोनों त्रिज्या का योग रखा जाता है, ठीक है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ, यहाँ गलती हो गया है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, कितना होता है πr1 + r2, यहाँ l होना चाहिए, छूट गया है, प्लस πr1² + r2²। ये शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3πr² होता है, लेकिन r² के बदले यहाँ पर r1² + r2² + r1 × r2 × h होता है ना। तो ये शंकु के छिन्नक का आयतन होता है। आगे बढ़ते हैं, घन घनाभ से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ वक्र नहीं होना चाहिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है जिसमें एक ऊपर वाले सिरे और नीचे वाले सिरे को छोड़ दिया जाए, तो ये होता है 4a², राइट। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें सभी पृष्ठ को देखा जाए, तो ये होता है 6a²। घन का आयतन होता है a³। घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 × l + b × h होता है। फिर हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठीय लिखा है, लेकिन वक्र नहीं होना चाहिए, यहाँ गलती हो गया है। ये घनाभ का मतलब 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल है, राइट। इसे हम बोलते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जिसमें एक मकान है, अगर कमरा है ना, का क्षेत्रफल, तो उनके 4 दीवारों का क्षेत्रफल ही निकालना है। ऊपर का छत और नीचे का फर्श छूट जाता है, राइट। तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई l + b × ऊंचाई यानी h, राइट। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × lb + bh + lh, मतलब 2 × लंबाई × चौड़ाई + चौड़ाई × ऊंचाई + लंबाई × ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। घनाभ का आयतन ज्ञात करना हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, यानी लंबाई के लिए l, चौड़ाई के लिए b और ऊंचाई के लिए h, तो ये फॉर्मूला होता है। घन का विकर्ण निकालना हो, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, घन का विकर्ण निकालना हो या फिर घन का विकर्ण दिया हो भुजा निकालना हो, तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा, √3 × भुजा, याद रखिएगा। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है √3 × भुजा। आगे हम बात करते हैं घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर, मतलब लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर + ऊंचाई स्क्वायर, राइट, ऊंचाई स्क्वायर। तो इतना फॉर्मूला होता है। तो l, b और h इन्हीं का स्क्वायर होता है, यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है। चलिए हम त्रिभुज और चतुर्भुज के फॉर्मूला को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह पे ए भी हो सकता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भुजा गुणे भुजा होता है। इससे संबंधित प्रश्न आया है, आता भी है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग की भुजा ज्ञात करने की बात करें तो क्षेत्रफल दिया हो तो अंडर क्षेत्रफल, और परिमाप दिया हो और भुजा ज्ञात करना तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा आप, परिमाप बटा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा, इसका भी उपयोग होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण निकालना हो तो ध्यान रखिएगा, आयत का विकर्ण होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को देखते हैं सांख्यिकी। चलिए हम सांख्यिकी में पहले पॉइंट को देखेंगे। सांख्यिकी के बारे में जान लेते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण पर आंकड़े से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आता है तो वर्ग अंतराल, यहाँ गलती लिखा गया है, वर्ग चिन्ह होना चाहिए, राइट। वर्ग चिन्ह है ना, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। देखिए कई बार वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आता है, जैसे 20 से 30 वर्ग अंतराल दिया हो तो इसका वर्ग चिन्ह निकालना हो तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होगा, वर्ग चिन्ह अभी हमने फॉर्मूला देखा, वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, तो निम्न सीमा 20 है अब प्लस उच्च सीमा, ये वर्ग अंतराल दिया है, उच्च सीमा 30 है बटा 2, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, इससे वर्ग चिन्ह निकल जाएगा 50 होगा, 50 बटा 2 कितना हो गया 25। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा। वर्ग अंतराल की बात करें तो वर्ग अंतराल में ये उल्टा लिखा गया है, पहले होता है निम्न सीमा कम वाला निम्न सीमा, आइए होता है आपका उच्च सीमा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य, माध्यक, बहुलक इत्यादि के द्वारा प्राप्त करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति किससे ज्ञात होता है तो माध्य से, माध्यक से और बहुलक से, राइट। तीनों का मान अगर एक ही डाटा का निकालिएगा तो लगभग सेम आएगा, थोड़ा सा ही अंतर आता है। चलिए माध्य ज्ञात करने का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, या फिर निकालने का एक और फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो जैसा प्रश्न होता है वैसे सूत्रों का प्रयोग करके जो है हम ज्ञात करते हैं। बहुलक ज्ञात करने की विधि देख लेते हैं। बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, मोड। बहुलक बराबर होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण, जैसे मान लीजिए कि 2 3 4 5 3 4 3 6 इतना दिया है, तो इसका बहुलक क्या होगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण। तो ये प्रेक्षण ही दिया हुआ है, राइट। तो सर्वाधिक बारंबारता का मतलब जो सबसे अधिक बार आया, देखिए 3 सबसे अधिक बार आया है इसमें, तो इसी का सर्वाधिक मैंने सबसे अधिक बारंबारता हुआ ना, सबसे अधिक बार आया है, तो यही 3 जो है बहुलक हो गया। इस तरह से ज्ञात किया जाता है तो बहुत ही आसान होता है, तो वही लिखा गया फॉर्मूला। देखिए इस रूप में ना होकर दूसरे रूप में भी डाटा रहता है, तो उसके लिए बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना होता है। तो बहुलक वर्ग बराबर होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, मतलब सबसे अधिक बारंबारता होगा उसके सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा। बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F2 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। जैसे मान लीजिए कि बहुलक वर्ग 20 से 30 है, 20 से 30 बहुलक वर्ग ज्ञात हो गया, तो इसमें कम वाला जो है L का मान होता है। F1 का मान बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, F0 का मान बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता होती है, F2 जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता होती है। बहुलक जो है सरकारी बुक में बहुलक ज्ञात करने का ये भी फॉर्मूला दिया है, तो आप एक बार इसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट जब सूत्र देता है तो ये भी दे देता है तो कन्फ्यूजन बन जाती है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र देख लेते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रेक्षणों को आरोही क्रम में सजाया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 4 5 2 6 7 8 है ना, इतना दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो है हमें माध्यक ज्ञात करना है, सबसे पहले क्रम में सजाना होगा। तो 2 छोटा है पहले, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, क्रम में सजा दिए।
क्रम में सजाने के बाद जो है प्रेक्षणों की संख्या सम विषम होती है, उसके लिए अलग अलग सूत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए ये विषम है तो बहुत ही आसान से 3 गो इधर छांट दीजिए, 3 गो इधर से, बीच वाला मिल गया, तो ये आपका क्या हो गया, माध्यक हो गया, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो विषम होगा तो उसके लिए अलग सूत्र है, अगर सम में होगा तो उसके लिए अलग सूत्र है। मान लीजिए सम होता तो 5 6 7 8 सम है, राइट। तो एक इधर से और एक इधर से, अब बीच में 2 को प्राप्त हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 6 + 7/2 13/2 जो है माध्यक होता है। तो इस तरह से होता है। तो इसका फॉर्मूला है, यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो इसके लिए n+1/2 पद, जैसे डायरेक्ट निकला। और यदि प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 और n/2 + 1वां प्रेक्षण का माध्य जो है माध्यक होगा। आगे बढ़ते हैं और माध्यक निकालने का एक और फॉर्मूला होता है L + n/2 - c/f × h, है ना। L जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, n जो है बारंबारता का योग है, c जो है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता है, f जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है, माध्यक वर्ग बराबर n/2 के ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता वाला वर्ग। देखिए माध्यक वर्ग निकालना हो तो हमें जो है n/2 का मान निकालना होता है, वो आसानी से निकल जाता है। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाइएगा, सब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखिएगा तो आपको पता वहां से चल जाएगा। चलिए हम परिसर निकालने का सूत्र देख लेते हैं। परिसर निकालने का सूत्र होता है सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। जैसे यहाँ 2 3 4 1 5 23 25 35 ऐसे दिया हुआ है, राइट। इतना दिया है, इसका परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटे मान को घटा लेना है। इसमें सबसे बड़ा 33 है और सबसे छोटा 1 है, घटा लीजिए, यही परिसर होता है। तो कितना आसान है, ऐसा क्वेश्चन आता है, निश्चित रूप से आता है, ध्यान दीजिएगा। अब जो है हम माध्यक, बहुलक और माध्य में संबंध देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है और ये इसी में मान रखने से बनता है। जैसे मान लीजिए कि माध्यक और बहुलक का मान दिया है तो माध्य आराम से निकल जाएगा, मतलब इन तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा, मान भर देंगे, तीसरा निकल जाएगा। तो ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये अंतिम चैप्टर है प्रायिकता, राइट। तो प्रायिकता को देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन रहता है, बहुत ही आसानी से प्रायिकता बनता है। तो प्रायिकता क्या है वो समझ लेते हैं। किसी घटना की होने की संभावना को ही प्रायिकता कहा जाता है। हाँ, कोई भी घटना होने का चांसेज जो होता है वही प्रायिकता है ना। सांख्यिकी, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। प्रायिकता का प्रयोग जो है सांख्यिकी में, गणित में, विज्ञान में, दर्शन शास्त्र में आदि क्षेत्रों में जो है किया जाता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, 1 होती है। जैसे मान लीजिए टिकट कटाने वाला गेम होता है तो 100 सामान है और टिकट भी 100 है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सामान पड़ेगा ही, तो इसकी प्रायिकता पूरा 1 होती है ना। तो यही निश्चित घटना है। किसी अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, 0। अब मान लीजिए एक थैले में लाल गेंद है, रेड है, और पीला येलो है, बहुत सारा है, राइट। तो हमें इसमें से उजला निकालना है, तो उजला निकलेगा, है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से। तो ये अनिश्चित घटना या असंभव घटना होती है, इसकी प्रायिकता 0 होती है, मतलब बिल्कुल नहीं। किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता का मान 1 होता है और न्यूनतम यानी कम से कम 0 होता है, मतलब 1 से अधिक जो है प्रायिकता नहीं हो सकता है और 0 से जो है कम प्रायिकता नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। अब जो है PE + PE नहीं बराबर क्या होता है, 1, मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। किसी घटना की होने की प्रायिकता ज्ञात करना हो तो एक में से उसे नहीं होने की, तो एक में से उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता को घटा लेते हैं, तुरंत उस घटना के होने की प्रायिकता निकल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता 0.5 है, तो इस घटना के होने की प्रायिकता निकालना है, तो 1 में से 0.5 घटा लीजिए, 0.5 उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता निकल गया। अगर होने की प्रायिकता दिया है, नीचे वाला बात वही लिखा है, मैं दोनों को एक साथ समझा देता हूँ। अगर नहीं होने की प्रायिकता दिया है तो 1 में से, है ना, उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता घटा दीजिए, 0.7 है तो यह आ जाएगा 0.3, उस घटना के होने की प्रायिकता, दशमलव घटाव आना चाहिए। तो याद रखिएगा किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता निकालना हो तो 1 में से नहीं होने की प्रायिकता घटा दीजिए, होने की प्रायिकता निकल जाएगा। किसी घटना के होने की प्रायिकता निकालना है, किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता निकालना है तो होने की प्रायिकता को घटा देते हैं, राइट, यही बात लिखा है। एक और चीज आता है इसमें,
एक खेल के हारने की प्रायिकता इतना है तो जीतने की प्रायिकता क्या है, तो हारने की प्रायिकता एक में से घटा लिए, जीतने की प्रायिकता निकल जाएगा। अगर जीतने की प्रायिकता दिया है और हारने की प्रायिकता निकालना है तो एक में से घटा लीजिए, आपको हारने, देखिए हारने का घटाइएगा जीतने की प्रायिकता निकलेगा, और जीतने की घटाइएगा तो हारने की प्रायिकता निकलेगा। सीधे सीधे एक में से घटाने वाला गेम है, ये बात आप समझ लीजिए। इस तरह का पूरा क्वेश्चन एक में से घटाने पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रायिकता ज्ञात करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम देख लेते हैं। एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल संभावित घटना 2 होती है, मतलब एक सिक्का में या तो हेड आएगा या फिर पीछे वाला एक हिस्सा टेल आएगा, राइट। चित या पट इसको कहते हैं, हिंदी में चित और पट। तो एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल संभावित घटना 2 होती है, दूसरा दिखा नहीं सकता है। एक सिक्का को 2 बार उछालने पर कुल संभावित घटना 4 होती है। जैसे एक सिक्का उछालेंगे तो पहले में भी हेड आ जाएगा, दूसरे में भी हेड, तो एक संभावना ये हुआ। पहले में भी टेल और दूसरे में भी टेल, दूसरा संभावना ये हुआ। पहले में हेड दूसरे में टेल, ये हो सकता है। पहले में टेल और दूसरे में हेड, ये हो सकता है। तो ये कुल 4 संभावनाएं होती है जब 2 सिक्कों को उछालते हैं। अब पासा को उछाला जाता है तो पासा में आप जानते हैं 1 2 अंकित होता है, 3 अंकित होता है, 4 अंकित होता है, ऐसे 5 अंकित होता है, ये ऐसे 6 अंकित होता है। लूडो छक्का आप खेले होंगे, उसमें जो होता है वो पासा होता है, ये रहता है 6 ठो। तो फेंकेंगे तो कोई ना कोई आ जाएगा, तो इसीलिए बोला जाता है इसमें कि एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावित घटना कितनी होती है, 6। 6 में से कोई एक आ सकता है। यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ 2 होना चाहिए और यहाँ 1 होना चाहिए, राइट। तो 2 पासे को एक बार उछालेंगे तो ये 36 कुल संभावनाएं होती हैं। जैसे 1 1 भी आ सकता है दोनों में, एक बार 1 2 भी आ सकता है, एक बार 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है, 1 6 भी आ सकता है। इतना हुआ, पहले में 2 1, फिर ऐसे ही। तो ये कुल 36 संभावनाएं होती हैं जब 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। ताश के कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। इसे ताश को मैं थोड़ा सा समझा दूं, ताश के जो है कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 गो में 4 गो सेट होता है, समझा दूं मैं क्योंकि इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न आता है। 4 गो सेट होता है, तो इसमें 13 गो, इसमें 13 गो, इसमें भी 13 गो और इसमें 13 गो, 13 चौका 52 को पता हुआ। इन 4 सेट में जो है 2 सेट लाल रंग का होता है और ये 2 सेट जो है काला रंग का होता है। तो लाल रंग का भी 26 और काला रंग का भी 26। काला वाले में एक काला पान होता है और एक दूसरा जो है हुक्म होता है। इसमें जो है एक लाल पान सेट होता है और एक जो है ईंट होता है, राइट। तो इस तरह का होता है। तस्वीर वाला पत्ता की बात करें तो प्रत्येक सेट में तस्वीर वाला जो पत्ता होता है वो आपका कितना होता है। प्रत्येक सेट में हम तस्वीर वाला फेस वाला कार्ड की बात करें तो एक जो है गुलाम होता है, राइट, और एक बीबी और एक होता है बादशाह, राइट। 3 गो होता है फेस कार्ड, राइट। तो 3 इसमें, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 चौका 12 गो जो है तस्वीर वाला पता होता है। ये ध्यान रखिएगा, इन सबों से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। वैसे जब आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखिएगा या कहीं भी प्रश्न आप समझिएगा तो इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा और आप परीक्षा के एक दिन पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको परीक्षा में बहुत बहुत लाभ होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से लाभ मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।